बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कंप्यूटर साइंस के फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज हम इनपुट डिवाइसेस के ऊपर बात करेंगे मुख्तलिफ। तो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस बेसिकली किसी भी डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और वो जो डिवाइसेस जिनके मदद से हम आम तौर पे कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट कर रहे होते हैं उन्हें हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो ऐसी कोई भी एक ऐसी इनपुट डिवाइस जो पॉइंटर को कंट्रोल करे स्क्रीन के ऊपर, वो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन है, इनपुट डिवाइस इज़ टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन स्क्रीन इज़ कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। आमतौर पे जब भी हम किसी पॉइंटिंग डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक छोटा सा ग्राफिकल सिंबल जो है वो आपको नज़र आ रहा होता है। जिस तरह इस वक्त भी आपको ये माउस यूज़ किया जा रहा है तो इसमें आपको एक पॉइंटर जो है वो मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका कोई ना कोई एक सिंबल अपीयर होता है जिसकी मदद से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन पॉइंटिंग डिवाइसेस की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी ग्राफिक्स को, बटन्स को या आइकॉन्स को, जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो आप उसको बड़ी आसानी के साथ इस पॉइंटिंग डिवाइस की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। इनमें जो मोस्ट कॉमन हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो हमारे पास कीबोर्ड है। ये सबसे आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। हम इसको आम तौर पे टाइपिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डाटा को जो एंटर किया जाता है इसके अंदर हम अल्फ़ाबेट्स भी एंटर कर सकते हैं, इसके अंदर हम नंबर्स भी एंटर कर सकते हैं, इसके अलावा हम सिम्बल्स भी इसकी मदद से हम एंटर कर सकते हैं। और अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी लिखना चाहते हैं तो इसी कीबोर्ड की मदद से हम लैंग्वेज को चेंज करके अल्फाज भी लिख सकते हैं। तो आम तौर पे ये टाइपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम जो है इसको कीबोर्ड की मदद से हम अपना जो भी डाटा होता है उसे हम कीबोर्ड की मदद से एंटर करते हैं। कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स लगे हुए होते हैं हम उनको की कहते हैं। हर बटन जो होता है एक की कहलाता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो कीबोर्ड भी है। और हमारे जो आमतौर पे स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसे हम QWERTY कीबोर्ड कहते हैं। ये आपका जो कीबोर्ड होता है उसके जो सबसे ऊपर वाली टॉप की रो होती है उसके पहले 6 जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं QWERTY, तो इसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है वो कहा जाता है। तो QWERTY कीबोर्ड ये कहलाता है। हमारे पास कीबोर्ड के बहुत सारे हिस्से होते हैं। आमतौर पे हम अपने कीबोर्ड को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं। इसमें एक हिस्सा हमारे पास फंक्शन कीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें हमारे पास F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज़ होती हैं। और ये जो फंक्शन कीज़ होती हैं ये मुख्तलिफ़ बटन्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। फिर हमारे पास एक मेन कीबोर्ड होता है जिसमें हमारे पास सारे न्यूमेरिक जो आपके पास हैं, न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये सारे बटन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ कीबोर्ड्स के अंदर न्यूमेरिक कीज़ अलग से भी गिवन होती हैं। राइट साइड के ऊपर सारे नंबर्स जो होते हैं वो हमें अलग से भी मिल रहे होते हैं। और एडिशनल कीज़ होती हैं जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ अपनी नेविगेशन के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास फंक्शन कीज़ हैं। यहाँ पर देखिए F1 से लेकर F12 तक। यहाँ पर ये हमारे पास जो है ये आपके पास अल्फ़ाबेटिक कीज़ है, और ये हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड अलग से दिया गया है। इसके अलावा एडिशनल कीज़ हैं, यहाँ पर कर्सर्स हैं जिसकी मदद से हम लेफ़्ट राइट मूव करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कुछ एडिशनल बटन्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि हमारे किसी भी टास्क को बड़ी तेज़ी से परफॉर्म करने के लिए हमें मदद दे रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी अहम कॉमन इनपुट डिवाइस है वो हमारे पास माउस कहलाती है। माउस जो है हमारे पास आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली एक इनपुट डिवाइस है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत हल्की सी होती है, लाइट वेट होती है, और इसकी मदद से हम जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको पॉइंटर की मदद से एंटर कर रहे होते हैं। आप जिस भी बटन के ऊपर या जिस भी आइकॉन के ऊपर जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो माउस के ज़रिए से आपके कंप्यूटर तक पहुंच जाती है। हम इसको आम तौर पे ग्राफिकल एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आपके पास हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ आइकॉन्स बटन्स को कंट्रोल करने के लिए हम इस माउस का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे माउस पे 2 बटन्स होते हैं, कुछ माउस में 3 बटन्स भी हो सकते हैं, और इन दोनों बटन्स के जो काम होते हैं वो लेफ़्ट बटन और राइट बटन दोनों का काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
इसके अलावा हमारे पास जो आजकल माउस हम इस्तेमाल करते हैं उसके दरमियान में एक स्क्रॉल व्हील भी मौजूद होता है। इसके ज़रिए से आप लेंथी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप उसके करना चाहते हैं तो इस व्हील की मदद से हम लेंथी डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल कर सकते हैं। जो हमारे पास पहले पुराने माउस हुआ करते थे उनके नीचे एक छोटा सा बॉटम पे बॉल मौजूद होता था। वो बॉल जिस डायरेक्शन में मूव करता था उसी डायरेक्शन के अंदर जो कर्सर है वो भी मूव कर रहा होता था। और आजकल जो हमारे पास है वो ऑप्टिकल माउस है जिसके अंदर हमारे पास लाइट होती है। उसके अंदर लाइट की रिफ्लेक्शन की मदद से माउस की जो मूवमेंट है, जो कर्सर आ रहा होता है या बॉल, अगर आपके पास बॉल है तो बॉल की मूवमेंट होगी, और अगर लाइट है तो लाइट की मूवमेंट की मदद से कर्सर को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। हमारे पास जो ऑप्टिकल माउस हैं वो जो आपके पास लाइट होती है वो एक माउस पैड के ऊपर चलती है, जैसे ही पड़ती है उसके रिफ्लेक्शन से डिटरमाइन होती है कि उसकी डायरेक्शन क्या है और उसकी स्पीड कितनी है। तो उसकी लाइट की रिफ्लेक्शन जब पैड के ऊपर पड़ रही होती है तो उसकी रिफ्लेक्शन की मदद से और उसकी स्पीड की मदद से ऑप्टिकल माउस जो है वो काम कर रहा होता है। जो ऑप्टिकल माउस हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट भी होते हैं और ये काम करने में तेज़ भी होते हैं। तो हमारे पास जो माउस है आमतौर पे हम मुख्तलिफ उससे एक्शंस परफॉर्म करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके ऊपर आप उसको पकड़ के रखते हैं, आप यानी क्लिक करने के बाद आप उसको होल्ड करके रखते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट को किसी एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव भी कर सकते हैं। और आप जैसे ही अपने माउस बटन को रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, तो आपका वो जो बटन है या ऑब्जेक्ट है वो उस जगह के ऊपर मूव कर जाता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो उससे एक शॉर्टकट जो है वो मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आपके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो अपीयर होते रहते हैं। और हमारे पास जो आजकल मॉडर्न माउस हैं उनके अंदर एक स्क्रॉल व्हील भी मौजूद होता है जिसकी मदद से आप लेंथी डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर बटन का अपना कंट्रोल भी होता है और हर आइकॉन के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो हम माउस की मदद से बड़ी आसानी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं और उससे हम काम भी बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं। तो इस माउस की मदद से हमारा काम जो होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। अब माउस की हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें हैं, वेरिएंट्स हैं माउस की। इसके अंदर जो हमारे पास एक अहम जो इनपुट डिवाइस आ जाती है उसे हम ट्रैक बॉल कहते हैं। इस ट्रैक बॉल के में आपके पास ये माउस जो होता है, अगर हम इसे कहें कि माउस को अगर उल्टा कर दिया जाए तो अपसाइड डाउन माउस की तरह की इसकी शक्ल होती है। इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी बॉल जो है यहाँ इस वक्त ऊपर की तरफ मौजूद है। आप अपने हाथ को इस बॉल के ऊपर रखते हैं और यूज़र जो है इस बॉल को मूव करता है और जिस डायरेक्शन में आप इस बॉल को घुमाएंगे उसी डायरेक्शन के अंदर कर्सर भी मूव करता रहता है। इसकी मुख्तलिफ़ शेप्स हैं यहाँ पर, इन शेप्स में ये मौजूद होता है। इसका काम बिल्कुल इसी तरह, इसके माउस की तरह इसके साथ में बटन भी मौजूद होते हैं जो वही लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक का काम कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल माउस की तरह ही होता है, बस सिर्फ इसमें जो बॉल होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो यूज़र अपने हाथ की फिंगर की मदद से इस बॉल को रोटेट करके कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल कर रहा होता है। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि इस ट्रैक बॉल की मदद से जो स्पेस होती है वो बहुत कम ऑक्यूपाई होती है, यानी आप इसको एक जगह पे रख दें और यहीं पर आप इसको इस्तेमाल करें, इसको डेस्क स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। जबकि माउस के लिए आपको डेस्क की स्पेस की ज़रूरत होती है, फ्लैट सरफेस की ज़रूरत होती है जिसमें आपको थोड़ा सा माउस को आगे पीछे मूव करने के लिए जगह रिक्वायर होती है। लेकिन यहाँ पर आप इसको बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अलहदा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रैक पैड्स आ जाते हैं। ये हमारे पास बेसिकली स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं, यानी ये बिल्कुल एक जगह के ऊपर स्टिल रहती हैं। कीबोर्ड्स के अंदर हम इसको आमतौर पे देखते हैं। ये आपके पास एक छोटा सा प्लास्टिक का रेक्टेंगल सा एरिया मौजूद होता है और आप ये जो एरिया होता है ये सेंसिटिव होता है। जैसे ही आप अपने फिंगर को इस स्पेसिफिक पैड के ऊपर या इस सरफेस के ऊपर जैसे ही मूव करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर कर्सर आपको उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ नज़र आ रहा होता है।
तो जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर को मूव करते जाएंगे उसी डायरेक्शन में आपका पॉइंटर जो है वो मूव होता जाता है। आम तौर पे इसको हम लैपटॉप के कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, नोटबुक कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल माउस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। इसमें भी उसी तरह सिमिलर जो है वो लेफ़्ट और राइट बटन मौजूद होते हैं और आप इन लेफ़्ट और राइट बटन्स की मदद से अपनी जो पोजीशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक आ जाती हैं। ये हमारे पास जॉयस्टिक की तरह होती है, कीबोर्ड के दरमियान में होती हैं। आमतौर पे ये जी और एच का जो बटन होता है इसके दरमियान में एक छोटा सा जॉयस्टिक की तरह का एक बटन जो है लगा दिया जाता है। ये प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होती है, यानी जब इसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, थोड़ा सा इस पर ज़ोर लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में आप इसको प्रेशर लगाएंगे उस डायरेक्शन के अंदर कर्सर जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है। तो इसका ये जो आपके पास इसका फ़ायदा आपके पास ये होता है कि इसके लिए हमें एडिशनल स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास कीबोर्ड के अंदर जगह कम है तो आप इसको लगा लेते हैं। ये पेंसिल के इरेज़र की तरह बिल्कुल नज़र आता है और जैसे ही आप इसको जिस भी डायरेक्शन के ऊपर मूव करेंगे तो उस डायरेक्शन के ऊपर इसकी मूवमेंट जो है वो होती रहती है और ये इसका काम बिल्कुल जो है वो माउस की तरह होता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसके लिए हमें कोई इजाफी जो जगह है या एडिशनल जो स्पेस होती है उसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हमारे पास एक और जो इनपुट डिवाइस है उसको हम डिजिटलाइज़र कहते हैं या इसे हम ग्राफिक टैबलेट कहते हैं। बेसिकली ग्राफिक टैबलेट आपके पास एक पैड की तरह से मौजूद होता है। ये जिस तरह यहाँ पर डायग्राम में एक पैड नज़र आ रहा है, इसके साथ जो है एक पेन मौजूद होता है। ये पेन जो है वायर के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। अब ये देखिए आपके पास ये पैड है, वायर के साथ ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही इसके ऊपर जो कुछ लिखा जाएगा, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है या जो इसका इमेज है वो ट्रेस होता जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो इसको बेसिकली जो हमारे पास ये जो पेन की तरह की पक डिवाइस है ये एक कॉपिंग डिवाइस है। तो जैसे जैसे हम इसके ऊपर लिखते जाते हैं तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के अंदर उसी तरह से स्टोर होती जाती है। आम तौर पे इसको ड्राइंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ड्राइंग्स जो एक्यूरेट ड्राइंग्स जिनकी जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इन एक्यूरेट ड्राइंग्स को बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे पास डिज़ाइनर्स होते हैं वो इसकी मदद से बड़ी पावरफुल और बड़ी एक्यूरेट जो ड्राइंग्स होती हैं वो इसको क्रिएट करते हैं। तो ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है, इसकी मदद से हम बड़ी आसानी के साथ ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक और हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है उसे हम लाइट पेन कहते हैं। ये बेसिकली एक हाथ में पकड़ने हुई हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके ये एक वायर के साथ कनेक्ट होती है और पेन जो होता है वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को पास कर रहा होता है। इसको हम आमतौर पे इंजीनियर्स और जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपके पास जो पेन है वो वायर के साथ कनेक्टेड है और कंप्यूटर के ऊपर स्पेसिफिक एरियाज़ मौजूद है। जैसे ही पेन को उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर क्लिक किया जाता है तो वहाँ से पेन की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक एरिया के ऊपर चली जाती है और जो डिज़ाइनर है वो अपनी हिसाब से या अपने मुताबिक जो है वो ड्राइंग्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। इसके बाद जो हमारे पास एक जो अहम हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो हमारे पास बारकोड रीडर है। ये हम आम तौर पे इसको बारकोड को हम अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर देखते हैं। तो ये हमारे पास बारकोड रीडर होता है। इसके लिए इसको रीड करने के लिए एक बेसिकली बारकोड रीडर मौजूद होता है। तो जब भी इस बारकोड को रीड करना होता है तो एक रीडर की मदद से इसको रीड किया जाता है। तो लेज़र बीम आपके पास हमारे पास बारकोड रीडर के अंदर एक लेज़र बीम मौजूद होती है। जैसे ही वो लेज़र बीम इसके ऊपर से गुजारी जाती है तो वो इन वर्टिकल लाइंस जो कि मुख्तलिफ विड्थ की लाइंस हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ लाइनों की मदद से हम इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इसको हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC भी कहते हैं। इसकी मदद से जो हमारे पास प्राइस जो होती हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जो हमारे पास है ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इसकी इंफॉर्मेशन बेसिकली ये डिजिटल कोड्स हमारे पास कहलाते हैं। इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है ये कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर ली जाती है और ये जो हमारे पास डिजिटल कोड है कंप्यूटर के अंदर इस बार कोड के ये प्रोडक्ट किसकी मैन्युफैक्चरर इसका कौन है, इसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसका वेट कितना है, इसकी प्राइस कितनी है, इस तरह की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो इसके अंदर स्टोर होती हैं। तो जैसे ही इसको बार कोड से रीड किया जाता है,
रीड करने के साथ ही सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बारकोड की मदद से हम कंप्यूटर के ऊपर देख लेते हैं। आमतौर पे हम जब शॉपिंग करते हैं तो उसके ऊपर प्रोडक्ट्स के बैग के ऊपर बारकोड रीडर की मदद से वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है, और जो हमारा बिल जो होता है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। तो ये जो बारकोड रीडर होती है इसके अंदर मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से हम जो इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट के बारे में उसको हम इन बारकोड इन वर्टिकल लाइंस के अंदर स्टोर करते हैं और बारकोड रीडर की मदद से हम उसको पढ़ लेते हैं। अब हमारे पास जब हम इन इनपुट डिवाइसेस को हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हमारे पास कुछ जो ह्यूमन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उनको हम बेसिकली ये हमारे पास एक ह्यूमन स्टडी है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ टूल्स की इंटरेक्शन देख रहे होते हैं। हम फिज़िकल इंटरेक्शन देखते हैं और हम उसकी अपने इस चीज़ों के इस्तेमाल की कोई सेफ्टी को हम बेहतर बनाते हैं और इसको कंफर्ट को हम बेहतर करते हैं। इसमें हमारे पास दो इनपुट डिवाइसेस को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसे हम रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी कहते हैं, इसे RSI कहा जाता है। ये आपके अगर आप इसको मिस यूज़ करते हैं इन इनपुट डिवाइसेस को तो उससे जो बॉडी के अंदर जो आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसे RSI कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास कैर्पल ट्यूनल सिंड्रोम होता है। ये बेसिकली हमारी जो कलाइयाँ होती हैं इसके अंदर छोटे छोटे सी रास्ते होते हैं या नालियाँ होती हैं जो हमारी फिंगर्स के साथ कनेक्ट होती हैं, और अगर हम इसको मिस यूज़ करते हैं तो हमारे ये जो नर्व्स होती हैं बारीक बारीक सी ये स्वेल हो जाती हैं और उसकी वजह से आपका जो काम करने की कैपेबिलिटी है वो उसका फ़र्क पड़ सकता है। तो हमें इन इनपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास हार्डवेयर है उसके लिए सजेशंस हैं कि जो आपकी ऑफ़िस की चेयर हो वो उसके अंदर एडजस्टेबल आर्म्स होनी चाहिए और उसकी एडजस्टेबल हाइट होनी चाहिए। यानी आप अपनी हाइट के हिसाब से, क्योंकि हर इंसान की हाइट जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, तो एडजस्टेबल हाइट होनी चाहिए और आर्म्स जो हैं वो एडजस्टेबल होने चाहिए ताकि आप उसको अपनी हाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकें। और उसके चेयर में आर्म सेट ज़रूर होने चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी दोनों जो कलाई हैं उनको रख सकें, और उसके पीछे लोअर बैक सपोर्ट भी होनी चाहिए ताकि आप उसको बिल्कुल अपनी कमर को सीधा रख के उसके ऊपर बैठ सकें। और जो डेस्क आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके अंदर आपके पास कीबोर्ड की ट्रे मौजूद होनी चाहिए, और आपके हैंड्स जो हाथ हैं वो बिल्कुल आपके पास हाइट कीबोर्ड के मुताबिक जिस हाइट के ऊपर आपका कीबोर्ड है उतनी ही हाइट के ऊपर आपके हाथ भी होने चाहिए, और आपका जो मॉनिटर है वो आपकी आँखों के लेवल के बराबर होना चाहिए। अब कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम इन बीमारियों से या इन तकलीफ़ों से बच सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली जो टेक्निक है वो ये है कि आप बिल्कुल सीधे अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें और सीधे होकर बैठें, और आपके पास जो रिस्ट है उसको आप किसी सपोर्ट के उसके साथ पास किसी सपोर्ट होनी चाहिए। यानी अगर आप जो रिस्ट इस्तेमाल करें इसके नीचे कोई चीज़ आप रख लें जिसकी मदद से कोई पैड रख लें जिसकी मदद से आपके रिस्ट को जो है वो सपोर्ट मिल जाए। आपके जो बाजू हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि इस वक्त की जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं इस कीबोर्ड से। ये कीबोर्ड जो है अगर ऊपर की तरफ मौजूद होगा तो आर्म्स ऊपर चले जाएंगे, और अगर ये कीबोर्ड नीचे होगा तो आर्म्स नीचे हो जाएंगे, तो वो दोनों सूरतों के अंदर पोजीशन गलत होगी। तो आपके आर्म्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और आपका जो कमर की पोजीशन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अपने बाजुओं को बिल्कुल सीधा रखें, कीबोर्ड आप प्रॉपरली इसको इस्तेमाल करें, और थोड़ी देर के बाद आप जब उसको इस्तेमाल करें 15-20 मिनट के बाद ब्रेक ज़रूर लें। उसके बाद उसको कीबोर्ड को छोड़ दें और अपने या किसी और जगह के ऊपर थोड़ी देर करें ताकि आप जो मसाइल हैं इससे बच सकें। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक इनपुट डिवाइसेस के ऊपर। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।